हेलो फ्रेंड्स, सफल स्टेप्स में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। हम लोग डिस्कस कर रहे थे राजस्थान की आर्थिक समीक्षा, जिसके अंदर अभी तक हम लोग राजस्थान की कृषि क्षेत्र के बारे में बहुत सारी बातें पढ़ चुके हैं। आज हम लोग कृषि क्षेत्र का बचा हुआ पोर्शन एक बार फिर से ट्राई करेंगे। तो आइए देखते हैं। अभी तक हमने कृषि क्षेत्र में कृषि संबंधी योजनाएं, सिंचाई संबंधी बातें सब पढ़ लिया। आज का हमारा जो टारगेट है वो है पशुपालन के बारे में। तो आज हम पशुपालन, मछली पालन, इन सब के बारे में बात करेंगे। अब देखिए, आप जानते हैं कि आर्थिक समीक्षा पूरी तरह से आंकड़ों का ही खेल है, लेकिन फिर भी हर इंसान की आंकड़े याद करने की एक क्षमता, एक कैपेसिटी है। और हो सकता है कि आपकी क्षमता बहुत ज़्यादा है, लेकिन सबसे ज़रूरी बात है कि आकाश के नीचे जितने भी आंकड़े हैं वो सारे आंकड़े याद करना ज़रूरी नहीं होता है। हमारे एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट है बस उसी पे फोकस कीजिए। तो आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले याद कर लीजिए कि राजस्थान के अंदर कुल पशुधन जो है वो 568.01 लाख है और देश के कुल पशुधन का 10.60% है। ये इंपॉर्टेंट फिगर है, ये इंपॉर्टेंट डाटा है कि देश के कुल पशुधन का 10.60% राजस्थान में है। और ये कहाँ से हमें पता चली? पशुगणना 2019 के अनुसार। तो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके सामने आ गया। इस फैक्ट को आप लोग मेंशन कर लीजिए, याद कर लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है कि देश के कुल पशुधन का 10.60% राजस्थान में है। अब उसके बाद बात करते हैं आगे। इसमें से कुक्कुट श्रेणी का 146.23 लाख है और राजस्थान में देश का 7.4% गोवंश, 12.47% भैंस प्रजाति के पशु, 14% हमारे पास बकरियां हैं, 10.64% भेड़ और 84% ऊंट हैं। अब इनमें भी ये जो संख्याएं हैं 146.32 लाख है, 146.23 लाख, उन संख्याओं को इग्नोर कीजिए और परसेंटेज पे गौर कीजिए। अगर आप ये परसेंटेज भी याद रख पाएं तो आपके लिए बहुत काफ़ी कुछ हेल्पफुल होगा। पूरे देश का 10% पशुधन हमारे पास है, जिसमें अगर हमारे पशुधन की बात की जाए तो जितने देश के अंदर गोवंश है, गोवंश का लगभग 7.25% हमारे पास, भैंसों का लगभग 12.5% हमारे पास, इसके साथ साथ 14% बकरियां हमारे पास में है, लगभग 10% भेड़ हमारे पास में है। और ऊँटों में तो यूँ समझें कि ऊँटों के मामले में तो राजस्थान एक तरह से पहले स्थान पे ही आता है, या लगभग देश के सारे ऊँट राजस्थान में ही हैं। जो बचा कुचा थोड़ा बहुत है वो कहीं ना कहीं गुजरात के एरिया में देखने को मिलता होगा। तो ऊँट राजस्थान में 84%। चलिए, उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं कि पूरे भारत में जो दूध उत्पादन होता है, राष्ट्रीय उत्पादन है हमारे दूध का, उसके केस में अगर देखा जाए तो 13.32% का योगदान भारत के अंदर राजस्थान का है। और उसके साथ साथ ऊन उत्पादन में भी, पशु जो उद्योग है, ऊन उत्पादन में हम लोग 37% का योगदान देते हैं। तो ये दो इंपॉर्टेंट फिगर है। अब कोई आपसे पूछ ले कभी, देखिए जब आप प्रश्न करते हैं, स्पेसिफिकली थ्योरेटिकल प्रश्न, आरएस मेंस जैसे क्वेश्चन लिखते हैं, उसमें पूछा जाए कि कृषि क्षेत्र में राजस्थान का योगदान क्या है, राजस्थान में कृषि की संभावनाएं क्या हैं, अगर आप इंटरव्यू वगैरह की तैयारी करते हैं किसी की, तो वहाँ पे आप ये बोल सकते हैं कि देखिए राजस्थान के अंदर पशु संबंधी उद्योगों की बहुत संभावनाएं हैं। जैसे राजस्थान के कुल पूरे भारत के कुल दूध उत्पादन का 13% राजस्थान देता है। इसका मतलब यहाँ पे और ग्रोथ करने की संभावना। और ऊन के क्षेत्र में तो हम 38%, मतलब देश के 1/3 से भी ज़्यादा उत्पादन राजस्थान से होता है। तो ये अपने आप में इस एरिया का पोटेंशियल हमें दिखाता है कि इस एरिया में कितना पोटेंशियल है। अब हम लोग बात करते हैं आगे। अगला देखिए, अगला है राजस्थान में पशु चिकित्सा संस्थाएं, कि राजस्थान में पशु चिकित्सा की संस्थाएं कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी हैं। तो देखिए ये बहुत सारा आंकड़ा है जो दिया तो गया है, लेकिन आपको सब जगह इसको याद करने की ज़रूरत नहीं होती है। एज सच ये सारे आंकड़े कोई भी व्यक्ति याद नहीं कर सकता जब तक कि आपका काम सिर्फ पशुधन ही ना हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए, बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय प्रथम श्रेणी के कितने, पशु चिकित्सालय कितने, पशु चिकित्सा उपकेंद्र कितने और चल पशु चिकित्सा इकाई कितनी। तो देखिए ये सारे नंबर याद रखना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। आपसे याद होता है, आपको लगता है तो आप पढ़ सकते हैं, बट एग्जामिनर कभी नहीं पूछने वाला कि बताइए राजस्थान के अंदर पशु चिकित्सालय उप जिला वाले कितने हैं। ऐसा थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, तो इस टाइप की चीज़ें नहीं पूछी जाती, लेकिन फिर भी आप चाहें तो देख सकते हैं। उसके बाद ये अगेन इंपॉर्टेंट एरिया है कि पशुधन उत्पादन, पशुओं से संबंधित जो भी उत्पाद होता है वो राजस्थान में कितना कितना होता है। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आपको याद करना है। दूध उत्पादन हमारा कितना होता है, तो अभी हम बात करेंगे 2020-21 की ओनली। 2020-21 में दूध उत्पादन लगभग 30,723 टन है, जो पिछली बार की तुलना में यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि पिछली बार से लगभग 10 से 20% ये इंक्रीज हुआ है। मांस का उत्पादन 1000 टन में पहले 200 था, अब 201 है। अंडा उत्पादन पहले की तुलना में घट गया। देखिए अंडा उत्पादन पहले था 2698, ये 10 लाख में फिगर लिखी हुई है, अभी है 2488। तो अंडा उत्पादन में कमी आई है। और इसके साथ साथ ऊन उत्पादन भी पहले की तुलना में बढ़ा है। ऊन उत्पादन किलोग्राम्स में है। अब यहाँ पे ये फैक्ट है
याद कर लीजिए, दूध उत्पादन लगभग 30,723 टन हमारे यहाँ होता है, 201,000 टन मांस का उत्पादन होता है। अंडा उत्पादन 2,488 है, लेकिन पिछले वर्ष की तुलना में उसमें गिरावट की उम्मीद है। और ऊन उत्पादन यहाँ पे 157 लाख टन है। उसके बाद चलते हैं आगे। हाँ, अब हम लोग पढ़ते हैं कि राजस्थान के अंदर पशुपालन विभाग ने कौन कौन से कदम हमारे इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए उठाए। तो पशुपालन विभाग द्वारा उठाए गए कदम ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको जनता को बताने के लिए तो अच्छा है कि गवर्नमेंट जनता को बता सकती है, लेकिन एग्जामिनर हमसे नहीं पूछता है और सर्वे में सारी चीज़ें दे दी जाती हैं। और यूजुअली सर्वे पढ़ते समय, पढ़ाते समय हम सब कुछ ही पढ़ाने की कोशिश करते हैं जो ज़रूरी नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए कि हम लोग ये जानते हैं कि पशुपालन विभाग ने पशुओं के निःशुल्क उपाय के लिए एक निःशुल्क आरोग्य योजना चलाई। और उस आरोग्य योजना में क्या किया, काम आने वाली दवाइयाँ और जो सामग्री है वो पहले कम मिलती थी, बढ़ा के 138 लिस्ट बना दी कि 138 चीज़ें फ्री मिलेंगी। तो उसका एज सच नंबर याद करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ आप ये याद कर सकते हैं कि पशुपालन विभाग द्वारा पशुओं के आरोग्य के लिए मुफ्त में दवाइयों की और जो शल्य चिकित्सा संबंधी सामान है उसकी सुविधा पहले की तुलना में बढ़ा दी है। इसके साथ साथ पेस्ट डेस पेटिस्टिस रुमिनेटिस ये एक बीमारी है। इस बीमारी के नियंत्रण के लिए भी अब 5.68 लाख भेड़ बकरियों का टीकाकरण किया जा चुका है। अब अगेन कितने टीकाकरण होंगे सबकी संख्या याद रखना मुश्किल है, लेकिन ये याद कर सकते हैं कि हाँ PPR नामक बीमारी के लिए इलाज की व्यवस्थाएं बढ़ाई गई हैं। इसके साथ साथ BPB लैब, आगरा रोड, जामडोली, जयपुर, इन सब में भी कई पशु रोगों के लिए दवाइयां बांटी जा रही हैं। तो ये हमारे लिए एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है, इन आंकड़ों में ज़्यादा आपको उलझने की ज़रूरत नहीं। जहाँ जहाँ पे आपके एग्जाम के एंगल से इंपॉर्टेंट आंकड़े आएंगे मैं बात करूँगा। जब मैं एग्जाम के एंगल से बात कर रहा हूँ तो मैं कांस्टेबल पटवारी से लेके और RS तक की सभी परीक्षाओं की बात कर रहा हूँ। सभी परीक्षाओं में जो उपयोगी आंकड़े होंगे मैं उनको रोक के चलूंगा। इसके बाद ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि बहुत सारे ऐसी ग्राम पंचायतें थी जिनके अंदर विभागीय पशु चिकित्सक की सुविधा, पशु चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। तो ऐसे एरियाज को पशु चिकित्सा की सुविधा देने के लिए 300 नवीन पशु चिकित्सक उपकेंद्रों की स्थापना प्रस्तावित है। तो ये इंपॉर्टेंट है और इसके साथ याद कर लीजिए 300 प्रस्तावित है, उनमें से 277 खुल भी चुके हैं। तो जहां जहां पे पहले से पशु चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध नहीं है वहां पे 277 नए पशु की चिकित्सा केंद्र स्थापित हुए हैं, लेकिन टोटल टारगेट 300 का है। उसके बाद ये बेहद इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद कर लीजिए, एग्जाम में आपको सीधा सीधा क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। जोधपुर और नागौर जिले के नावा में पशु चिकित्सा व पशु विज्ञान महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में सीधा प्रश्न पूछा जाएगा कि बताइए पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान महाविद्यालय की स्थापना कहाँ होगी। आपको याद रखना है जोधपुर और नागौर जिले के नावा में। उसके बाद मतलब जोधपुर में और नागौर जिलों के नावा में। उसके बाद में पशु संजीवनी योजना एक गवर्नमेंट ने चला रखी है जिसके अंदर पशुओं का पंजीकरण प्रारंभ हो गया है और जो भी संस्थाएं हैं उनको कंप्यूटर प्रदान करवाए जाएंगे। हाँ, उसके बाद आगे चलते हैं। अब ये एक्चुअली क्या है, यूँ समझिए कि ये जो है ये मॉडर्नाइजेशन का इफेक्ट है जिसके अंदर टैबलेट के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से, इनके माध्यम से सब किया जाएगा। उसके अलावा बहुत सारे पशु औषधालय हैं जिनको क्रमोन्नत किया गया। क्रमोन्नत का मतलब है जो पहले छोटे स्तर के होते हैं उनको बड़े स्तर का, फिर उसको जिला स्तर का बना दिया जाता है। तो ये सारे नंबर याद रखने की आवश्यकता हमें नहीं होती है। उसके बाद चलते हैं हम लोग आगे। हाँ, अब हम लोग बात करते हैं कि गोपालन विभाग जो है हमारा वो विशेष प्रकार से, विशेष रूप से गोवंश के लिए, तो गोपालन विभाग ने अभी तक क्या काम किया उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं कि उनकी विशेष योजनाएं क्या है। तो देखिए, राज्य में मवेशियों की देशी नस्लों के प्रसार, संरक्षण और विकास के लिए कार्य करना इस विभाग का उद्देश्य है। तो ये देशी नस्ल की गायों का, देशी नस्ल के जो पशु है उनका राज्य के अंदर संरक्षण करना, उनका विकास करना, उनके डेवलपमेंट के लिए काम करना, ये हमारा यहाँ पे बेसिक ऑब्जेक्टिव रहता है। अब कंटिन्यूअसली ये लोग काम कर रहे हैं और ये काम ठीक से हो इसके लिए नियमों की आवश्यकता है। तो इन्होंने गोवंश के संरक्षण के लिए सतत विकास और समृद्धि निधि नियम 2016 इन्होंने बना रखी हैं। अब जगह जगह गोवंश के विकास के लिए संस्थान खोले जाते हैं, जैसे जिनका नाम गौशाला होता है, कांजी हाउस होता है या फिर नंदीशाला होता है। ये सब नाम आपने सुन रखे हैं, तो ये यहाँ पे खोले जाते हैं। इसके साथ पशुओं के लिए जैविक चारा मिले, उनके जो
क्या नाम है, दूध वगैरह का उत्पादन होता है या गोमूत्र वगैरह का उत्पादन होता है, पंचगव्य का उत्पादन होता है, इन सारी चीज़ों का कलेक्शन ठीक से किया जा सके, इन सब के लिए ये काम करते हैं। इसके लिए इनका मुख्य काम है लोगों को प्रशिक्षण देना, तो किसानों को ट्रेनिंग देना। इसके साथ साथ आपने सुना होगा कि कई बार गोवंश के जो पशु हैं उनको सरकार के द्वारा जब उनका हत्या की जा रही होती है उससे पहले बचा लिया जाता है। तो जो गोवंश के पशु बचा लिए जाते हैं उनके लिए भी 40 रुपये प्रतिदिन, और छोटे अगर पशु हों, बड़े पशु के लिए 40, छोटे के लिए 20 रुपये प्रतिदिन की दर से गौशाला वालों को इसके लिए पैसे दिए जाते हैं, सो दैट वो उसको संभाल सके। तो यूँ समझें कि कहीं से पुलिस वालों ने या कहीं पे भी छापा मार के पशु छुड़ाए हैं, उनको लाके गौशाला को दे देते हैं। 40 रुपये और 20 रुपये प्रति पशु के हिसाब से वहाँ ये पैसे दिए जाते हैं। उसके बाद फिर आता है नंदीशाला जन सहभागिता योजना। सरकार इस बात को समझती है कि नंदीशाला हो या गौशाला हो, सरकार अकेले दम पे ये सारा का सारा प्रयास नहीं कर सकती, इसके लिए बहुत पैसे की नीड होती है। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक तरीका निकाल रखा है कि अगर मान लीजिए बहुत सारे पैसे की नीड है तो सरकार सारे पैसे खुद देने की बजाय इसमें जन सहभागिता को आमंत्रित कर ले। पब्लिक पार्टिसिपेशन की बात करते हैं हम लोग, तो बहुत सारी पब्लिक को हम लोग मोटिवेट करके उनसे बहुत सारा कंट्रीब्यूशन लेने की, उनसे सहयोग लेने की कोशिश करते हैं। इस मॉडल के अंदर हम लोग 16 अभी नंदीशालाएं चला रहे हैं, और उसके अंदर जो निराश्रित पशु होते हैं, ऐसे पशु होते हैं जिनका कोई मालिक नहीं, आवारा पशु मान लीजिए, उनको लाके वहाँ पे संभाला जाता है। उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे। आगे प्रस्तावित है कि प्रत्येक गांव के अंदर एक नंदीशाला बनाई जाएगी। इसके साथ साथ गौशाला बायोगैस सहभागिता योजना, अगेन ये भी पब्लिक की सहभागिता से चलेगी, और इसका जो बेसिक टारगेट है वो ये है कि हम लोग बायोगैस के प्लांट बनाएंगे जिसके अंदर गौशालाओं का जो वेस्ट है, गौशालाओं का जो गोबर वगैरह है, उसका यूज़ किया जाएगा। इसके अलावा गोपालन विभाग ने एक और इम्पॉर्टेंट योजना चला रखी है जिसका नाम गौशाला विकास योजना है। गौशाला विकास योजना बेसिकली क्या है, जितनी भी पंजीकृत गौशालाएं हैं उन पंजीकृत गौशालाओं के अंदर स्ट्रक्चर या जिसको हम बोलते हैं बुनियादी ढांचा, वो ठीक से होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो उसके अभाव में कभी ऐसे सुनने को मिलता है ना कि बाढ़ आ गई, बाढ़ नहीं सॉरी ज़्यादा बारिश हो गई और पशु 3-3 फीट पानी में रहने को मजबूर है। ऐसा हो जाता है कई बार कि पशु जो है वो बारिश में भीगने को मजबूर हैं, उनके पास स्ट्रक्चर, बुनियादी ढांचा, सुविधाएं नहीं होती। तो उसके लिए ये योजना चलाई गई जहां पे अधिकतम 10 लाख रुपए की सहायता दिए जाने का प्रावधान है कि अगर उनका निर्माण कार्य होता है तो 10 लाख रुपए यहाँ पे गवर्नमेंट उनको सहायता दे देगी। इसके साथ साथ हर जिला स्तर पे हम लोग ये चयन करेंगे कि कौन सी गौशालाएं अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। अच्छे परफॉर्म करने वालों को हम लोग नगद पुरस्कार 5,000 रुपये का, और साथ में प्रशस्ति पुरस्कार, प्रशस्ति पत्र मान लीजिए, सर्टिफिकेट मान लीजिए, वो दे के सम्मानित करते हैं। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ते हैं कि डेयरी विकास के संबंध में राजस्थान में क्या क्या किया गया। डेयरी डेवलपमेंट एक इंपॉर्टेंट एरिया है। अब आप जानते हैं कि राजस्थान में जैसे सरस डेयरी है, तो डेयरी कलेक्शन में, डेयरी में जितना भी मिल्क कलेक्शन होता है, डेयरियां सहकारी समितियों के अधीन काम करती हैं, सहकारी समितियों के थ्रू काम करती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया। अभी तक हम लोग देखें तो 2021-22 के अंदर 16,531 दूध सहकारी समितियां हैं, और इसके साथ साथ इन समितियों के जो सहकारी संघ होते हैं वो 23 कार्यरत हैं। अब राजस्थान में एक इंपॉर्टेंट फिगर आती है कि राजस्थान में दूध की प्रतिदिन की प्रसंस्करण क्षमता कितनी है, मतलब जो दूध का कलेक्शन होता है उसको प्रोसेस करना पड़ता है, प्रोसेस करके ही फिर उसको आगे बेचा जाता है। तो एक दिन में कितना मिल्क हम प्रोसेस कर सकते हैं, 41.95 लाख लीटर, ये हमारी मिल्क प्रोसेसिंग की फिगर है। इसको इंपॉर्टेंट मार्क करके याद कर लीजिए। उसके बाद अगर हम लोग देखें कि हमारे यहाँ पे कितनी दूध उत्पादकों की संख्या है, तो सहकारिता के आधार पर काम करने वाले दूध उत्पादकों की संख्या 8.98 लाख है। इसको यूं समझें कि दूध उत्पादक तो बहुत सारे होंगे, लेकिन वो किसान जो इस सहकारी सिस्टम से जुड़ा नहीं है, वो यहाँ पे शामिल नहीं है। तो ये सिर्फ सहकारी समिति से जुड़े हुए जो है वही शामिल हैं। इसमें बेसिकली होता क्या है, जो डेयरी फेडरेशन है वो पशु आहार भी उपलब्ध कराता है, थोड़ा बहुत जो दूध उत्पादक है उनको प्रशिक्षण भी देता है। उसके बाद अब हम लोग देखते हैं कि हमारी उपलब्धियां क्या है और हमारा आगे लक्ष्य क्या है। तो ये दिसंबर 2021 तक की उपलब्धियां यहाँ गिवन है, और ये 2021-22 के लिए हमारे लक्ष्य हैं। जैसे औसत दूध संकलन प्रतिदिन, एक दिन में कितना दूध हम इकट्ठा करना चाहते हैं, 31.26 लाख। और देखिए हमारी जो कैपेसिटी है वो 41 लाख के आसपास है, उससे बहुत कम चल रहे हैं, अभी भी हम 10 लाख नीचे हैं। उसके बाद औसत दूध विपणन, इसमें मार्केट कितना कर देंगे हम, 24.91 लाख लीटर हम लोग मार्केट करना, बेचना चाहते हैं। पशु आहार विक्रय का हमारा लक्ष्य 349 है। पुनर्जीवित समितियों का लक्ष्य 1035 का, 872 को पुनर्जीवित कर चुके, 1035 को करना चाहते हैं। नई समितियां बनाने का लक्ष्य हमारा 1850 का है, और कृषि और प्राकृतिक गर्भाधान का हमारा लक्ष्य 405 का है। तो लक्ष्य बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप ये याद कर सकते हैं कि हमारी पर डे कैपेसिटी जो है वो 41 लाख लीटर है। उसके बाद
राज सरस सुरक्षा कवच बीमा योजना, ये बीमा योजना पहले से चल रही है, अभी इस बीमा का 5वां चरण चल रहा है। तो इस योजना के अंदर हम लोग देखें तो इसमें होता क्या है कि जो दूध उत्पादन करने वाला व्यक्ति है, किसान है, दूध उत्पादक है, अगर उसकी मान लीजिए कि किसी दुर्घटनावश मृत्यु हो जाती है या विकलांगता हो जाती है तो वहाँ पे उसको क्षतिपूर्ति के रूप में 5 लाख रुपए दिए जाने के प्रावधान है। और अगर कोई परमानेंटली विकलांग हो जाता है, मृत्यु पे 5 लाख, विकलांगता की स्थिति में 2.5 लाख रुपए उसको देने का प्रावधान है। उसके बाद अगला है सरस सामूहिक आरोग्य बीमा। आरोग्य बीमा एक तरह से मेडिकल पॉलिसी होती है। अगर कोई दूध उत्पादक व्यक्ति है जो बीमार हो जाता है तो उसकी बीमारी के इलाज के लिए एक सामूहिक बीमा करवा लिया गया है, तो ये सामूहिक बीमा है। उसके बाद अगला है दूध उत्पादक संबल योजना। संबल का मतलब एक तरह से सहारा देने से होता है। तो ये बेसिकली क्या है, इस योजना के अंतर्गत जितने भी दूध उत्पादक हैं उनको ग्रांट या अनुदान मिलती है 2 रुपया पर लीटर। तो पर लीटर 2 रुपये की ग्रांट उसको मिलती है। और अभी फिलहाल जो इस राशि को 2 रुपये से बढ़ा के 5 रुपये कर दिया गया, तो 5 रुपये पर लीटर का इनको योगदान मिलेगा, अनुदान मिलेगा। अब बात करते हैं राजस्थान में मत्स्य वंश जो है, मछलियां हैं, उनके बारे में राजस्थान में क्या क्या सिस्टम कैसे चल रहा है। तो सबसे पहले देखिए, राजस्थान के अंदर छोटे तालाब और बड़े जलाशय हैं, उनके रूप में 4.23 लाख हेक्टेयर 4.23 लाख हेक्टेयर क्षेत्र वो कवर करते हैं। इंपॉर्टेंट है, इसमें भी अगर आप याद रखना चाहें तो 4.23 लाख हेक्टेयर मछली पालन सुविधाएं हैं, इतने पॉन्ड्स हैं, ये याद रख सकते हैं। लेकिन उसमें भी अगर हम लोग देखें तो बड़े जलाशय जो हैं वो 3.29 लाख हैं और जो बहुत छोटे आकार के हैं वो 0.94 लाख हेक्टेयर हैं। नदियाँ और नहरें 0.87 लाख हेक्टेयर हैं। अब ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सारी बातें फिर भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये बेहद इंपॉर्टेंट है। और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि राजस्थान जल संसाधन के मामले में अगर देखा जाए तो देश में 11वें स्थान पे आता है। तो वह, हालांकि आपने तो अभी तक यही सुना है कि राजस्थान में पानी नहीं है, लेकिन फिर भी जल संसाधनों के नाम पे हम लोग 11th पोजीशन पे देश में ठहरते हैं। अब हम लोग ये देखें कि मछली पालन में राजस्थान के कितने किसान लगे हुए हैं, तो हम लोग ये मानते हैं कि लगभग 20,000 मछली पालने वाले किसान राजस्थान में ऐसे हैं जिनका लालन पालन, जिनका आजीविका, जिनका भरण पोषण सीधा सीधा मत्स्य क्षेत्र पर डिपेंड करता है। तो 20,000 ऐसे मछली उत्पादक या मछली वाले किसान हैं। अब केंद्रीय मत्स्यिकी शिक्षण संस्थान मुंबई, इनके द्वारा एक अध्ययन किया गया था पहले, और उस अध्ययन के हिसाब से 2010 में अध्ययन किया गया था। इस अध्ययन के हिसाब से राजस्थान के अंदर मछली उत्पादन क्षमता 80,000 मैट्रिक टन से भी ज़्यादा है, लेकिन ये बहुत पुरानी फिगर है। आप रफली कहीं पे यूज़ करना चाहें तो लिख सकते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में ये आपके काम नहीं आएगी। उसके बाद 2021-22 में, ये तब थी, 2021-22 तक हम लोग देखें तो ये 80,000 वाली जो है उसमें हम लोगों ने 32,205 मैट्रिक टन का प्रोडक्शन कर लिया है। तो जो तुलनात्मक रूप से बहुत कम है, हमारी क्षमता बहुत ज़्यादा है लेकिन हम यूज़ बहुत कम कर पा रहे हैं। उसके बाद अब ये आजीविका मॉडल योजना, एक योजना चल रही है, मत्स्य विभाग चलाता है। ये योजना क्या है, देखिए ध्यान से देखिए। ये योजना ऐसी है जो शून्य राजस्व मॉडल पे आधारित है। शून्य राजस्व मॉडल का मतलब है कि यहाँ पे जीरो रेवेन्यू गवर्नमेंट लेके और मछली पालकों को, मत्स्य उत्पादकों को बढ़ावा देने के लिए प्रयास करती है। बेसिकली उदयपुर में जयसमंद और बांसवाड़ा के अंदर माही बजाज सागर, इसके अलावा डूंगरपुर में कडाना बैकवाटर, इन सब के अंदर ये योजना चलती है। यहाँ पे जो लिफ्ट है इन योजनाओं की, उस लिफ्ट के अंदर, लिफ्ट तो आप जानते हैं सारे, तो इनकी जो लिफ्ट्स बनती हैं नहरों की या ये जल स्रोतों की, इन लिफ्ट्स के जब अलॉटमेंट होता है तो अलॉटमेंट का सिस्टम ये है कि सभी मछली उत्पादकों को बुला के उनसे बोली लगवाई जाती है। जो सबसे ऊंची बोली लगवाएगा उसको हम लोग अलॉट कर देंगे, उसका आवंटन कर दिया जाएगा। और इसके साथ साथ हम लोग जानते हैं ये गवर्नमेंट सिर्फ अपना अचीवमेंट बता रही है, लेकिन अगेन ये बहुत काम की बात नहीं है। गवर्नमेंट ये कहती है कि अगर पूरे देश भर में कंपेयर करें तो पूरे देश भर में मछली पकड़ने की दर, मछली पकड़ने के लिए पैसे देना, उसमें हम सबसे आगे हैं, सबसे जल्दी दे देते हैं। जिस तरह से कृषि के लिए बहुत सारी उत्पादक समितियाँ हैं, उसी तरह से सहकारी समितियाँ, उसी तरह से हमारे यहाँ पे 57 मछुआरा सहकारी समिति भी है, जिसके अंदर लगभग 6,218 मछुआरे जो हैं उनको लाभ मिलता है। उसके बाद हम लोग चलेंगे आगे। अगला है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। इस योजना के अंतर्गत, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना बेसिकली कृषि क्षेत्र की योजना है। इस योजना के अंतर्गत भी और मछली पालने वालों को यहाँ पे कवर किया गया है। अगर मछली का प्रसंस्करण, मतलब जो फिशिंग है उसका अगर प्रोसेसिंग किया जाता है तो उस प्रोसेसिंग में नुकसान को कम करने के लिए, इंपॉर्टेंट याद कर लीजिएगा, राम सागर, धौलपुर, बीसलपुर, राणा प्रताप सागर, जवाईबान, जयसमंद, इन सब एरियाज़ के अंदर मछली लैंडिंग सेंटर स्टैब्लिश किए गए हैं, जो सो दैट कि मछली वहाँ से निकाल के उसी जगह पे उसका प्रोसेसिंग किया जा सके, प्रोसेसिंग में होने वाले नुकसान को तुलनात्मक रूप से घटाया जा सके। इसके अलावा
आप सब जानते हैं कि मछलियों की भी एक तरह से ब्रीडिंग या फार्मिंग होती है और उसके लिए मछलियों के बीज आते हैं। तो मत्स्य बीज का संग्रहण करने के लिए और मछलियों के संवर्धन के लिए भी नए नए जलाशय गवर्नमेंट और विकसित कर रही है। लेकिन ये एग्जाम के एंगल से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन में आप लिख सकते हैं कि सरकार इस संबंध में कार्य कर रही है। अब गवर्नमेंट बहुत सारे जलाशय लीज पे या पट्टे पे दे देती है और दिए जा रहे हैं, उसकी फिगर आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ साथ मछुआरों को क्राफ्ट और गियर के लिए अनुदान दिया जाता है। क्राफ्ट और गियर का मतलब है मछुआरों को मछली पकड़ने के लिए जो साजो सामान चाहिए और उनके जो सुरक्षा इक्विपमेंट हैं उन सब के लिए उनको अनुदान गवर्नमेंट दे रही है। और इसके साथ साथ अगर वो उनको रहने के लिए घर चाहिए तो आवास निर्माण के लिए भी गवर्नमेंट उनको ग्रांट दे देती है, अनुदान पे उनको ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज़ जिसका नाम है नेशनल मिशन फॉर प्रोटीन सप्लीमेंट योजना। हम ये जानते हैं कि खाद्य पदार्थों के अंदर धीरे धीरे प्रोटीन की मात्रा घटती जा रही है, मतलब थाली में प्रोटीन की मात्रा घटती जा रही है। और प्रोटीन एक इंसान की बेसिक नीड है जिससे इंसान को चलने फिरने की, काम करने की शक्ति आती है, उसकी मांसपेशियां स्ट्रांग होती हैं। इसलिए प्रोटीन सप्लीमेंट गवर्नमेंट बढ़ावा दे रही है धीरे धीरे, और आर्टिफिशियल सप्लीमेंट की जगह नेचुरल सप्लीमेंट की तरफ ज़्यादा ध्यान जाता है। इस संबंध में बहुत सारे काम किए जा रहे हैं। तो इसी संबंध में जो हमारी मछली पालन है, मत्स्य पालन है, उसको भी इसमें शामिल किया गया है। और गवर्नमेंट ने तैरते हुए पिंजरे बनाए हैं। तैरते हुए पिंजरे का मतलब है कि एक पिंजरा बना लिया, उस पिंजरे के अंदर मछली पालन वगैरह होता है, उसको डैम में या उसको पानी में, जलाशय में डाल दिया जाता है, जिससे जो भी मछलियां हैं वो उसके अंदर ही रहेंगी और वो तैरता रहेगा, जिससे जब भी आप चाहें तो उसको निकाल के अपना उत्पादन वहाँ से, प्रोडक्शन वहाँ से कर सकते हैं। तो ये 56 तैरते हुए पिंजरे हमने ऑलरेडी स्थापित कर दिए हैं और ये हो कहाँ रहे हैं, माही बजाज सागर बांसवाड़ा के अंदर। चलिए उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारा बीसलपुर बांध। बीसलपुर बांध में भी गवर्नमेंट ये मछली, देखिए कई तरह की मछलियाँ, कुछ मछलियाँ ऐसी हैं जो लोगों के मांसाहार के खाने के काम आती हैं, तो कुछ मछलियाँ ऐसी हैं जो सजावट के लिए काम आती हैं। घरों में आप देखते हैं एक्वेरियम वगैरह में वो मछलियाँ जो फिश तैरती रहती हैं वो वाली। तो बीसलपुर बांध में सजावटी मछलियाँ ज़्यादा बन सकें उनके लिए भी एक अलग से इकाई बनाई जा रही है जहाँ पे सजावटी मछलियों की खेती या उनको ब्रीड जो है उनको किया जाएगा। उसके बाद राजस्थान कौशल विकास कार्यक्रम आप जानते हैं, जिसके अधीन बहुत सारे कौशल संबंधी कोर्स चलाए जाते हैं। यहाँ पे मछली पालन का कोर्स भी चलाया जा रहा है, जिसमें नियमित रूप से ये सिखाया जाता है कि मछली पालन, मछली प्रसंस्करण, ये सब कैसे कर सकते हैं आप और कैसे इससे एक बेटर आउटपुट आप अचीव कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे होगा क्या, हमने पढ़ा यहाँ पे कि जितने भी विभागीय कर्मचारी हैं उनको हम लोग यहाँ पे ट्रेन करते हैं या मछुआरों को भी साथ में प्रशिक्षण दिया जाता है, तो ये तो नॉर्मल है। इसके साथ साथ हम लोग क्या करते हैं, एक और भी योजना चल रही है जिसमें मिट्टी और पानी के सैंपल्स लिए जाते हैं कि जलाशय की मिट्टी कैसी है, जलाशय का पानी कैसा है, और अगर उसके अंदर कोई कमी है तो उसको सुधारने का प्रयास किया जाता है। उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। इसके अलावा जो मछुआरे हैं उनके लिए भी, सक्रिय मछुआरों के लिए सामूहिक दुर्घटना बीमा की स्कीम गवर्नमेंट ने चला रखी है। कितने मछुआरों को बीमा हुआ उसको ऐसा सच आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं होती। इसके अलावा जैसे प्रधानमंत्री जी ने कृषि संपदा योजना चला रखी है, वैसे ही मत्स्य संपदा योजना भी चला रखी है। इस मत्स्य संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य मछलियों से जुड़े हुए प्रोसेसिंग या प्रसंस्करण को बढ़ावा देना है। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि वानिकी क्षेत्र, अभी तो हमने मछली पालन के बारे में पढ़ा, वानिकी क्षेत्र में राजस्थान में अभी फिलहाल क्या चल रहा है। एक इंपॉर्टेंट फिगर है कि राजस्थान में कुल घोषित वन क्षेत्र जो सरकार के द्वारा घोषित किया गया वो 32,864.62 वर्ग किलोमीटर है। तो 32,864.62 वर्ग किलोमीटर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। और राज्य का जितना टोटल क्षेत्रफल है उसका लगभग 9.60%, तो आप रफली सेफर साइड कह सकते हैं कि लगभग 10% राजस्थान का वन क्षेत्र है, लेकिन 10% से बेटर आप सीधा याद करें 9.60%। और इसमें ये तो वन क्षेत्र हो गया। इस वन क्षेत्र में भी पर्टिकुलरली जहाँ पे वन आच्छादित है, वन जिन्होंने जंगल ने घेर रखा है, वो टोटल 4.87% ही है। उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ पे कि अभी गवर्नमेंट ने सर्वे किया था 19 से 21 में, और इस सर्वे के अनुसार ये जो वन आच्छादित क्षेत्र है वो बढ़ रहा है और उसमें कितनी वृद्धि हुई है, 25.45 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। ये एक अच्छा संकेत है, नहीं तो धीरे धीरे वन आच्छादन क्षेत्र जो है वो धीरे धीरे घटता जा रहा है, बट यहाँ पे ये एक बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ साथ वन क्षेत्र को आसपास के रहने वाले गांव से, आसपास के रहने वाली प्रजातियों से खतरा पैदा होने लग जाता है, क्योंकि धीरे धीरे वन की कटाई होती रहती है। ऐसा ना हो इसके लिए गवर्नमेंट ने ग्राम वन संरक्षण प्रबंधन समितियां बनाई है कि किसी गांव के आसपास, गांव में जितना भी वन क्षेत्र हो उसका वहीं के लोकल लोग समिति के माध्यम से संरक्षण करें और उसको खराब ना होने दें। अच्छा, इसके साथ साथ 770 पर्यावरण विकास समिति भी बनाई।
पर्यावरण विकास समिति का काम है जितने भी नेशनल पार्क्स हैं, राष्ट्रीय उद्यान हैं या अभ्यारण्य हैं, उसके आजू बाजू रहने वाले लोगों को भागीदार बनाना और उनको मोटिवेट करना कि आप इस क्षेत्र के विकास के लिए काम करें, क्षेत्र को खत्म ना होने दें। ये एक तरह से नेशनल ट्रेजर है, पूरे राष्ट्र के लिए संपत्ति है। तो ये सब काम यहाँ पे किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ पंचायती राज संस्थाएं जो हैं उनको काम सौंप रखा है गवर्नमेंट ने कि जितने भी ऐसे क्षेत्र हैं जो वन क्षेत्र नहीं है उनके अंदर पौधरोपण कीजिए। तो गैर वन क्षेत्रों में पौधे लगाना ये सब पंचायती राज के अधीन हो रहा है। लेकिन अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है हमारे लिए। औषधीय पौधे, कुछ ऐसे दवाइयों के पौधे हैं जो धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं, तो गवर्नमेंट उनके लिए भी 17 औषधीय पौध संरक्षित केंद्र क्षेत्र स्थापित कर रही है। ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद कर लीजिए। विलुप्त होने वाली प्रजातियों के लिए 17 औषधीय पौध संरक्षित क्षेत्र स्थापित किए जा रहे हैं। उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे, जहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट आएगा मैं वहाँ पे रोकूंगा। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आई है, तो इस पूरे चैप्टर की अभी तक की ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, इसको बहुत ध्यान से देख लीजिए। हमारे राज्य में कितना कहाँ पे क्या है, तो हमारे राज्य में राष्ट्रीय उद्यान कुल मिला के 3 है। तो राजस्थान में कुल मिला के 3 राष्ट्रीय उद्यान है। राजस्थान में वन्य जीव अभ्यारण्य टोटल मिला के 27 हैं। राजस्थान के अंदर संरक्षित क्षेत्र के नाम से 15 क्षेत्रों को आरक्षित किया गया है। और राजस्थान के अंदर 4 बायोलॉजिकल पार्क्स हैं। उन चारों बायोलॉजिकल पार्क्स का नाम और लोकेशन याद कर लीजिए। जयपुर, उदयपुर, कोटा और जोधपुर, 4 जगह पे राजस्थान में बायोलॉजिकल पार्क है। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि निम्न में से कौन से स्थान पर बायोलॉजिकल पार्क नहीं है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट। अब देखते हैं कि हमारा जो पर्यावरण विभाग है वो भी बहुत सारी योजनाएं या कार्यक्रम चला रहा है। उसके द्वारा मुख्य रूप से चलाई गई योजनाएं और कार्यक्रम कौन कौन सी हैं उसको हम लोग देखते हैं। देखिए, एक तो नॉर्मल सी बात है कि पर्यावरण शिक्षा के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है कि लोगों को एनवायरनमेंट के प्रति थोड़ा सा सचेत किया जाए, सो दैट लोग पर्यावरण का संरक्षण करें, ना कि उसे नुकसान पहुंचाएं। इसके लिए अलग अलग किस्म के दिवस, अलग अलग किस्म के आयोजन किए जाते हैं। अब इसमें से आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है, जैसे ग्लोबल अर्थ डे, विश्व अर्थ पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? आपको याद रखना है कि पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक ऐसे ही विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाते हैं? 5 जून को। तो 5 जून को विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है। इसके साथ साथ विश्व ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। तो ये तीनों फैक्ट आप याद कर सकते हैं, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इन तीनों के सेलिब्रेशन के लिए गवर्नमेंट 50,000 रुपीज़ की राशि प्रत्येक जिले को प्रदान करती है, जिससे प्रत्येक जिला इसको सेलिब्रेट कर सके। उसके बाद आगे देखते हैं, राजस्थान में राज्य सरकार ने बोर्ड बना रखा है जिसका नाम है राज्य जैव विविधता बोर्ड। अब जैव विविधता बोर्ड भी जैव विविधता के संबंध में बहुत सारे काम करता है। इस संबंध में राजस्थान के अंदर एक अधिनियम बना है जिसका नाम जैव विविधता अधिनियम 2002 है। अब इसी अधिनियम के अंतर्गत इस विविधता बोर्ड को बनाया गया है और राजस्थान इस संबंध में बहुत सारे काम कर रहा है, जैव विविधता को संरक्षण करना और आगे बढ़ावा देना। एग्जाम के लिए जो अधिनियम है वो आप याद रख सकते हैं। उसके बाद है राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी समिति अगर पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करती है तो उस एरिया के लोगों को, नगर निगम को, संगठनों को, नागरिकों को, नगर पालिकाओं को पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। और ये सब पुरस्कार कब दिया जाता है? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के दिन हम लोग ये पुरस्कार बांटते हैं 3 श्रेणियों में। 3 श्रेणियों का मतलब, एक पुरस्कार नागरिकों को जाएगा, एक पुरस्कार जो है वो नगर पालिका को जाएगा और एक जाएगा उस एरिया के संगठनों को। उसके बाद अब हम लोग बात करते हैं कि सहकारिता के क्षेत्र में कौन कौन से प्रयास गवर्नमेंट के द्वारा किए जा रहे हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं मैं, इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए। राजस्थान के अंदर 29 केंद्रीय सहकारी बैंक हैं। तो राजस्थान के अंदर केंद्रीय सहकारी बैंक कितने हैं? टोटल 29। उसमें राजस्थान में दुग्ध संघ कितने हैं? 23 दुग्ध संघ हैं जो सहकारिता के आधार पर चल रहे हैं। 38 उपभोक्ता थोक भंडार हैं। तो राजस्थान में सहकारिता विभाग द्वारा 38 उपभोक्ता थोक भंडार चलाए जा रहे हैं।
36 राजस्थान के अंदर प्राथमिक भूमि विकास बैंक हैं, 7094 राजस्थान के अंदर प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियां हैं और 274 फल व सब्जी विपणन समितियां हैं। तो पूरे राजस्थान में जितनी भी मंडियां हैं उनके अंदर 274 फल और सब्जी विपणन मंडियां चल रही हैं। अब इसमें अगर हम लोग देखें तो राजस्थान में कुल मिला के 22 संघों सहित 37,642 सहकारी समितियां पूरे राज्य में पंजीकृत हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि राजस्थान में सहकारी साख की संरचना क्या है। तो देखिए, सहकारी साख का मतलब है सहकारिता के आधार पर सहकारी समितियों द्वारा किसानों को या सहकारी बैंकों द्वारा किसानों को दिया गया ऋण। ये ऋण 3 प्रकार का है, अल्पकालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन, कम समय का, मीडियम टर्म का और लंबे समय का। अगर हम लोग देखें तो ये सारी फिगर आपके लिए याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप ये याद कर सकते हैं कि राजस्थान के अंदर कुल मिला के कितना ऋण दिया गया, या फिर आप याद कर सकते हैं कि इसके अंदर प्रतिशत परिवर्तन का ट्रेंड क्या है। तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि अल्पकालीन में लगभग 35% की परिवर्तन या पॉजिटिव साइड वृद्धि नजर आई है और दीर्घकालीन में 11% की। तो ये एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है। अब यहाँ पे हम लोग देखें तो लघु अवधि के लिए जो ऋण दिए जाते हैं वो शून्य ब्याज दर पे भी किसानों को उपलब्ध कराए जाते हैं, जिसमें कोई ब्याज नहीं लिया जाता। कितने दिए गए उसको आपको याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप ये याद कर सकते हैं कि ऐसे किसान जिन्होंने 1.5 लाख रुपए तक का ऋण लिया है और निर्धारित समय में, जितना समय सीमा दी गई उस समय सीमा में अगर चुका दिया गया है, तो सरकार ने निर्णय लिया है कि हम उनको सब्सिडी देना जारी रखेंगे। निर्धारित समय में ऋण दीजिए और वापस कीजिए और सब्सिडी आप लेते रहिए। इसके साथ साथ अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई भी प्राथमिक कृषि सहकारी समिति के सदस्यों से केवल मूल ऋण की वसूली करनी है और ब्याज राशि के लिए दावा राज्य और केंद्र सरकार द्वारा समायोजित किया जाना है। इसका मतलब है कि जो पुराना लोन आउटस्टैंडिंग रह गया, हर लोन के अंदर पुराने लोन के अंदर 2 तरह की चीजें होंगी, एक तो मूलधन होगा और एक ब्याज होगा। तो गवर्नमेंट कहती है मूलधन किसान से ले लो, ब्याज जो है वो केंद्र सरकार राज्य सरकार आपस में बांट के दोनों मिल के किसान को उसकी भरपाई कर देंगे या बैंक को वो प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो देखिए, आज के सेशन के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। आज के सेशन को यहीं रोकते हैं और आगे की जानकारी हम लोग लेंगे जल्द ही अगले सेशन में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।